My name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Biomed. I have PCMB subject and I got 100 out of 100 in mathematics in my 10th class, and I am also NMMS qualified and I got 55 rank in NMMS exam. तो आज हम डाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से डायग्राम से ही समझा दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इसके मैकेनिज्म पर और थोड़े बहुत इनके स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पर शुरू करते हैं। तो देखो माउथ, तो पहले हम माउथ में ले लेते हैं। तो माउथ का वर्क होता है इजेशन का, और ये अपने अंदर कंसिस्ट क्या करके रखेगा, सलाइवरी ग्लैंड। देखो ये सलाइवरी ग्लैंड कंसिस्ट करके रखता है। वेल ये टंग, टीथ इनको भी कंसिस्ट करके रखता है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टीथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करते हैं, इसके अंदर फिजिकल इक्वेशन रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसके केमिकल डाइजेशन के ऊपर यहाँ डिस्कस करूँगी। तो हम इसकी सलाइवरी ग्लैंड पे ही यहाँ बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कंसिस्ट करके रखती है सलाइवरी अमाइलेज। और इसको हम बोलेंगे लार एमिलेस। तो ये इसके अंदर कंसिस्ट रहता है। अब ये अमाइलेस जो है ये केमिकल मैकेनिज्म बहुत अपनी भागीदारी निभाता है, क्योंकि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टार्च और माल्टोज पे जो कन्वर्सेशन होता है वो इसके अंदर सबसे पहले होता है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये मैकेनिज्म होता है, पर उसमें कम मात्रा में होता है, इसमें ज़्यादा होता है। तो ये करता है स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि द सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। तो स्टार्च की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, जो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट, वो माल्टोज होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे मुंह के अंदर 3 या 4 से होती हैं, यहाँ और पीछे भी होती हैं। तो ये सारे सलाइवा जो सिक्रीट करती हैं, ये सलाइवा के थ्रू होता है। ये सलाइवरी जूस, जिसको हम सलाइवा भी कहते हैं, सलाइवा जो है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज कंसिस्ट रहता है और वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और साथ में ये भोजन को जो है लसलसा भी बनाता है। तो ये तो थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड। तो देख लेते हैं पहले हम कि ये जैसे अपना कोई माउथ है, इसके अंदर यहाँ ऊपर तो एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो हम अगर इस ग्लैंड के ऊपर देख रहे हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सी ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन है या एक्टोक्राइन है। तो इस डायग्राम को देख के हम देखें तो ये एंडोक्राइन तो हमें नहीं लगती, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो ये एंडोक्राइन ही है, क्योंकि इसके अंदर सलाइवरी डक्ट मौजूद है। तो ये जो डक्ट है ये सलाइवरी डक्ट होती है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो चीज़ें सिक्रीट्स होती हैं वो चीज़ें डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं होती हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमेशा हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ना कि कोई एंजाइम को। पर ये सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट कर रहा है, जो कि एक एंजाइम है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आती है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है वो पैरासाइटिक मूवमेंट शो करती है। तो अब हम सीधे स्टोमक पे आते हैं। तो अब हम हेडिंग डालते हैं स्टोमक की। तो इसको हम बोलते हैं अमाशय। अच्छा सॉरी, तो अमाशय जो है इसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होगा, जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, और 15 सेंटीमीटर ये वाइड होगा, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके थे। अब इसकी बात आती है इसके मैकेनिज्म पर। तो देखो ये अपना कोई स्टमक है, तो सबसे पहले कंसिस्ट करके रखेगा HCl एसिड को, यानी द स्टमक कंसिस्ट HCl एसिड। अब ये HCl एसिड जो है वो वर्क क्या डन करता है, ये तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब ये हमारे स्टोमक के अंदर क्यों बैठा हुआ है, क्या इसका वर्क है, तो वो हम देखते हैं HCl एसिड का इसके अंदर वर्क। तो फर्स्ट जो इसकी कंसिस्ट कर देते हैं वो HCl एसिड। तो देखो HCl एसिड एक तो पूरे स्टोमक को जो
बनाता है। तो ये इसका फर्स्ट वर्क हो गया, ये स्टोमक को एसिडिक बनाता है, जिसका भी एक रीज़न होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो एसिडिक बनाते हैं उसके ऊपर ये बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टोमक है ये दो चीज़ों को और कंसिस्ट करके रखता है, जो होता है पेप्सिन और सेकेंड होता है रेनिन। अब ये जो दो हमारे एंजाइम्स हैं जो कि खुद स्टोमक सिक्रीट करता है, इन एंजाइम के अंदर क्या होता है कि इनकी क्वालिटी होती है कि ये हमेशा एसिडिक मीडियम पर ही वर्क करेंगे। तो जब ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेंगे, यानी जो भी चीज़ पे डाइजेस्ट करते हैं वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए हमारा स्टोमक जो है वो एसिड को सिक्रीट करता है, जिससे कि जो है हमारा स्टोमक वो एसिडिक बन जाता है। और इसके एसिडिक बनते ही ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये अपना वर्क शो करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो एसिडिक बनाते हैं। दूसरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको मारता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, तो जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होंगे, ये उनसे हमारे को लड़के हमारी रक्षा करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ये डाइजेस्ट करने में भी वर्णन करता है। पर इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि ये बहुत एसिडिक है। अब आप केमिस्ट्री में अपन ने देखा होगा कि जब अपन एसिड को अपन अपने हाथ पे दें तो हमारे हाथ में खड्डा हो सकता है और ये हमारे हाथ को जला भी सकता है, एसिड और H2SO4। तो अब ये हमारे स्टोमक के अंदर है, तो ये हमारे स्टोमक को क्यों नहीं जला रहा? तो ये हमारे स्टोमक को नहीं जलाता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, इस पूरे स्टोमक के ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है जो कि बचाती है एसिड से खुद अमाशय को, और वो बनी होती है म्यूकोसा की। तो इसको हम बोलते हैं श्लेष्मा, म्यूकोसा यानी श्लेष्मा। इसकी झिल्ली जो है यहाँ पे होती है, पर क्या होता है ना कि कभी कभार ये श्लेष्मा जो है ये अपना ढंग से वर्क नहीं कर पाती, कई बार किसी भी कारण वर्ष ये अपना वर्क ढंग से नहीं कर पाती। अब ये अपना वर्क जब ढंग से नहीं कर पाती है तो एसिड जो है ये उस भाग पे रिएक्ट कर जाता है, उस भाग पे रिएक्ट करते ही इस भाग को जला देगा। ये भाग को जला दिया तो यहाँ का जो भाग है जो जल चुका है वो अल्सर बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेट में अल्सर होना। तो एसिड जो है ये कई बार हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाता है, तब जब जो म्यूकोसा लेयर है यानी जो श्लेष्मा झिल्ली है वो डैमेज हो जाए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो खुद स्टोमक जो है सिक्रीट करके रखता है। अब उसके बाद जैसे हमने देखा कि पेप्सिन और रेनिन को कंसिस्ट करके रखता है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट तो था एसिड, अब हम सेकंड देखते हैं पेप्सिन। तो ये है हमारा पेप्सिन। अब देखो पेप्सिन इसके अंदर अनएक्टिव फॉर्म में कब होगा? जब ये नहीं होगा। तो जब ये अनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब ये अनएक्टिव फॉर्म में होगा तब हम इसको कहते हैं पेप्सिनोजन। जब ये अनएक्टिव फॉर्म में होगा तो इट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन जो है ये तब होगा जब एसिड नहीं होगा, एसिड की एब्सेंस में। पर जब एसिड प्रेजेंट होता है तो ये पेप्सिन बन जाता है। तो पेप्सिन के आप समझ चुके हैं कि पेप्सिन अनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन होता है, और जब पेप्सिनोजन एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये वापस से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका वर्क देखते हैं पेप्सिन का। तो देखो पेप्सिन का जो वर्क होता है ये होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका वर्क होता है कि ये जो प्रोटीन है, जो भी हमारे फूड के अंदर जो भी प्रोटीन है ये उसको पेप्टाइड में बदल देगा। तो इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे कि ये प्रोटीन जो है पेप्टाइड में कब कन्वर्ट होगा? जब स्टोमक के अंदर पेप्सिन होगा। तो अगर आप ये नोट्स उतारना चाहते हैं तो उसको उतारिए, फिर हम रेनिन के ऊपर डिस्कस करते हैं।
चलो, तो इतना हमारा हो गया था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रेनिन। अब देखो ये रेनिन, तो ये रेनिन जब अनएक्टिव फॉर्म में होगा तो ये होता है प्रोरेनिन। ठीक है, और जब ऐसे एसिड से रिएक्ट कर जाएगा तो ये वापस से रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका वर्क देखो, तो मिल्क जो होता है ना, जो मिल्क आप पीते हो आराम से मजे से, वो मिल्क का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रेनिन के प्रेजेंट में ही होगा। तो इसके लिए आप लोग देखो, ये जानना चाहिए कि भाई इसके अंदर प्रोटीन कौन सा होता है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, तो मिल्क से हमें कुछ प्रोटीन भी मिलता होगा, तो वो प्रोटीन कौन सा होता है। तो देखिए मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है कैसीन। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों कैसीन कहते हैं। इस प्रोटीन का डाइजेशन रेनिन करता है। तो ये जो मिल्क है उसका डाइजेशन ये करता है, और मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का डाइजेशन रेनिन के प्रेजेंस में ही होगा। और इसके साथ साथ ये जो है कुछ और भी प्रोटीन्स का पाचन करता है। अब स्टोमक के अंदर हम एक ऑर्गन और देख लेते हैं, वो है स्पिंस्टर यानी अवरोधी। ये जो चीज़ है ये होती है स्पिंस्टर। तो ये एक दरवाजे की ऐसी तरह होती है। तो ये दरवाजे कब खुलेंगे, जब ऊपर से फूड आएगा, क्योंकि अब ये 24 घंटे से खुले रहेंगे, तो इसका एसिड जो है ऊपर जा सकता है, और या कोई सी भी इसके एंजाइम्स है वो हमारे इसोफेगस में जा सकते हैं, और ऐसे एसिड चला गया तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्पिंस्टर यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और ये स्पिंस्टर तब खुलेंगे जब यहाँ से कोई फूड अंदर आएगा। और नीचे वाला स्पिंस्टर कब ओपन होगा, जब इसके अंदर पूरा फूड डाइजेस्ट होकर नीचे अंदर जो इसकी आते हैं उनमें जाएगा। तो इसको हम अवरोधनी कहते हैं, और ये बहुत सी जगहों पर आपको मिल जाएगी। और इसको पहचानने का ये तरीका है कि आपको जहाँ से लगता है कि यहाँ से भोजन नहीं जाना चाहिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वहीं पर ये स्पिंस्टर जो है मौजूद रहते हैं। अश्लेषणा तुमेकोसा के अंदर जो है ये भी तेज सीक्रेट्स करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ रक्षा करेगा एसिड एसिड से किसकी, स्टोमक की। तो इतना हमने स्टोमक के अंदर मैकेनिज्म देखा। अब हम देखते हैं अगले ऑर्गन्स के ऊपर। नेक्स्ट हम ऑर्गन लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शुद्रांत, छोटी आंत। इसकी लेंथ तो इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। कई बुक्स में ये 7 मीटर भी होता है, और कई में 6.5 भी होता है, कई में 5.5 भी होता है, और 6 मीटर भी होता है। तो ये है अबाउट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का वर्क करती है, यानी कि पाचन और अवशोषण, ये दोनों का ही वर्क करती है। ये अपने पूरे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प लेती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो अब इनमें कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसको हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो फर्स्ट है लिवर, सेकेंड गॉल ब्लैडर, थर्ड पैनक्रियास। पैनक्रियास। अब पैनक्रियास और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इसके अंदर ये जो ग्लैंड है
ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी आती है और ये हार्मोन का जो है स्रावन भी करती है। लिवर, तो लिवर बाइल का स्रावन करता है और इस बाइल का स्रावन करने के बाद इसकी स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर। इनके पीएच के ऊपर हमने पिछली क्लास में जो है डिस्कस किया था, वो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस का स्रावन करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस का भी स्रावन करता है। तो अब ये है, तो इन ग्लैंड्स की क्या बात है? तो देखिए ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो भी कुछ स्रावित कर रही है ये बेसिक होता है। तो जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस का स्रावन करती है, तो वो भी बेसिक होता है। अब ये बेसिक होता है तो ये क्या करते हैं? फूड को बेसिक बना देते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब मिलके फूड को बेसिक बना देती है। तो अब ये फूड को बेसिक बना दिया और ऊपर वो एसिडिक था, तो इसके अंदर भी कुछ कारण होता है इसका कि भाई ऊपर स्टमक के अंदर एसिडिक था और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ये बेसिक क्यों होगी? तो एसिडिक होने का कारण कहते हैं कि पेप्सिन, रेनिन ये सब वर्क नहीं कर पाते। बेसिक होने का है कि लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस और एक्सेट्रा जो चीज़ें इसके अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो एसिडिक नेचर पे अपना काम नहीं कर सकती। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लाइपेज का भी स्रावन करती है। ये भी एक एंजाइम है जिसका भी ये स्रावन करते हैं। अब ये क्या करेंगे? जो प्रोटीन बचा था उस प्रोटीन को भी पेप्टाइड में बदल देंगे। ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे पेप्टाइड में, और ये जो है और जो मिनरल्स जो ऊपर से डाइजेस्ट होकर जो भी मिनरल्स बचे वो विली द्वारा जो है अवशोषित कर देते हैं। तो विली जो है वो एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पाचन और अवशोषण। तो पाचन के अंदर ये सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गई, लाइपेज आ गया, इंटेस्टाइनल जूस आ गया, और विली अवशोषण का वर्क करेंगी। अब इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्या करता है? तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, और इसको मसाले से फैट में कुछ तोड़ देता है। और फैट जो होता है उसका पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो ये था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका डायग्राम हम जाते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर जो सी शेप होता है, जो स्टमक के नीचे डायग्राम में सी शेप बनता है, वो होता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये इसी के पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हो गए, ड्यूडेनम, इसको हम हिंदी में ग्रैनी कहते हैं, जेजुनम और इलियम। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के अंदर हम एक बार दो तीन चीज़ों के ऊपर और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लाइपेज के साथ साथ ट्रिप्सिन का भी जो स्रावन करती है। तो लाइपेज के साथ साथ ट्रिप्सिन का भी स्रावन करती है, और ये बेसिक होता है और ट्रिप्सिनोजन होता है। अब देखो ट्रिप्सिनोजन, तो ये ट्रिप्सिन तब होगा जब बेसिक होगा। जब बेस की एब्सेंट होती है तो इसके अनेक्टिव फॉर्म में ये ट्रिप्सिनोजन होता है। जैसे पेप्सिन की अनेक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन थी, तो ट्रिप्सिन की अनेक्टिव जो होती है वो ट्रिप्सिनोजन होती है। और ट्रिप्सिनोजन भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और साथ में हम इसके अंदर जो है इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके साथ जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज का भी सिक्रीट करता है। ये होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब इस अमाइलेज के ऊपर क्या होता है ना कि स्टार्च जो होता है उसके साथ ग्लाइकोजन मिल जाए, स्टार्च के साथ ग्लाइकोजन मिल जाए तो क्या बनेगा? इसके अंदर
होता है माल्टोज और प्लस में आइसोमाल्टोज। माल्टोज स्टार्च के लिए आ गया, ग्लाइकोजन के लिए आइसोमाल्टोज आ गया। तो अब हम आगे लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, तो इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रद्रांग। इसकी लेंथ हमें पता चल गई 1.5 मीटर। अब ये जो है ना, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं शो करता, ये सिर्फ और सिर्फ करता है अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। और ये अवशोषण जो है वेस्ट मटेरियल का करता है। जो भी अवशोषण, जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन कौन करेगी, वो कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचता है वो इस बेचारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ क्या एब्जॉर्ब करे, सब कुछ तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर ही लिया, तो ये करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो ये करेगा, वेस्ट को भी तो बाहर निकालना है, वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन ये करेगा। और वेस्ट मटेरियल के अंदर जितना वाटर इसको सोखना है तो ये इसको उतना सोखता जाएगा। और ये डायग्राम में से आप ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं 3-3 बनाकर। तो इसको हम ऐसे डायग्राम में शो करते हैं। तो इसके अंदर ये जो है कॉलम होते हैं और ये जो पार्ट है ये सीगम होता है, और ये हो गया हमारा रेक्टम। ये पार्ट है एनस, और ये जो पार्ट फैला हुआ होता है अपेंडिक्स के जस्ट ऊपर वो सीकम होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, और अपेंडिक्स जो है ये अवशोषी अंग है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका मतलब इसका कोई वर्क डाइजेशन में शो नहीं किया जाता। रेक्टम, तो रेक्टम जो है जितना वेस्ट ये दे के ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से शुरू करता है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जुड़ा रहता है। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और वो यहाँ से रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के अंदर पूरा जो है स्टोर हो जाता है। तो रेक्टम में हमारा वो वेस्ट मटेरियल कंसिस्ट रहता है, और रेक्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, और जब वेस्ट मटेरियल पूरा स्टोर हो जाता है तो उसके बाद एनस के थ्रू ये निकाल दिया जाता है। तो ये एनस है, इसके पास भी एक स्पिंस्टर होता है, लास्ट वाला स्पिंस्टर एनस से खुलता है। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। एक आप अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम, कॉलम और रेक्टम। एनस इससे अलग होता है, लेकिन एनस का टॉपिक बड़ा नहीं रहता, तो हमने एनस को भी इसी में लिख दिया। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके भी बताना। ओके, बाय।